फिजिक्स के लेक्चर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहता है, सर ये न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें। सर कंफ्यूजन होता है, कौन सी क्वांटिटी ले, कौन सी ना ले, कौन सा फॉर्मूला यूज करे, किस तरीके से कैलकुलेशन करे। बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आज आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश सर और लर्न टू लर्न एकेडमी के इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मेरी और मेरी टीम ने एक फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की एक सीरीज बनाई है, फिजिक्स न्यूमेरिकल्स मास्टरी सीरीज, कि जिसमें हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, किस तरीके का अप्रोच होना चाहिए, पैटर्न कैसे रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या रहते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हम टीचर लोग इन न्यूमेरिकल्स को बनाते कैसे हैं। तो ये सारी चीजें हम इस मास्टरी सीरीज में कवर करने वाले हैं। मास्टरी सीरीज के इस पहले लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूमेरिकल कैसा रहता है। ये तो हमको मालूम है कि कोई भी न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ये मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं, मतलब सिचुएशन बेस्ड रहते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना किसी पेशेंट को ट्रीट करने जैसा रहता है। मोस्ट ऑफ द फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो रहते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं, कि मतलब उसमें कोई सिचुएशन हमको एक्सप्लेन की हुई रहती है। कि कोई पेशेंट जब किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर को बताता है। वो सारी चीजें सुनकर डॉक्टर प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करता है एंड हजारों मेडिसिन में से जो सही मेडिसिन है वो चूज करके उसको देता है एंड एक प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। हमको भी कुछ उसी तरीके से करना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेज रहेगी कि न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करना, सिचुएशन को समझना। फिजिक्स का मतलब ही है टू विजुअलाइज, टू अंडरस्टैंड, टू इमेजिन। हमको उस सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज करना होता है। इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस में जब आप कोई डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आपकी चीजें जो है बहुत ही सिंपल हो जाती है। स्पेशली जब हम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस करते हैं या फिर ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करते हैं तो ये डायग्राम ड्रॉ करना जो है ये हमको बहुत ही फायदेमंद होता है। तो पहली स्टेप रहेगी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। इसमें मैंने जैसे बोला हमको मोस्टली क्या करना है, अगर पॉसिबल है तो डायग्राम को ड्रॉ करो। डायग्राम ड्रॉ करने से आपका आधा काम वहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे में हम देखते हैं कि हमको गिवन डेटा फाइंड आउट करना होता है। अब ये गिवन डेटा जो रहता है ये दो तरीके का रहता है, ये डायरेक्ट भी रहता है एंड इनडायरेक्ट भी रहता है। अभी डायरेक्ट डेटा मतलब क्या, सिंपल मैंने जैसे बोला कि भाई डायरेक्टली दिया है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो ये 5 न्यूटन क्या हो गया, हमारा गिवन डेटा हो गया। लेकिन कभी कभी वो इनडायरेक्टली भी देते हैं, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ओके, वो बोल रहे हैं स्टार्ट ओके फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने 0 दी है, कहीं मेंशन किया नहीं, लेकिन इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम हिडन डेटा, इनडायरेक्ट डेटा। या फिर अगर मैं सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन लेता हूं, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 120 आरपीएम। क्या बोला है उन्होंने, विथ अ स्पीड ऑफ 120 आरपीएम। तो बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, स्पीड बोला है तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड है सर। ना जी ना, ये 120 आरपीएम है। आरपीएम माने क्या होता है, रिवॉल्यूशंस पर मिनट। किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ओके, तो ये क्वांटिटी आपकी स्पीड नहीं है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, 120 आरपीएम रिवॉल्यूशंस पर मिनट। और इसको भी अगर जरूरत है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई में। ओके, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 120/60 कर दूंगा तो आपका आंसर आता है 2 आरपीएस रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, विच इज आवर एसआई यूनिट।
ओके तो कुछ डायरेक्ट डेटा रहेगा, कुछ इनडायरेक्ट डेटा रहेगा। तो ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई इनडायरेक्ट डेटा क्या होता है, इनडायरेक्ट डेटा को किस तरीके से यूज करना होता है, समझ के लेना होता है। और गिवन डेटा में और एक चीज क्या हमको करनी है कि गिवन डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको प्रॉपर यूनिट्स यूज करने होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत बार क्या करते हैं, एक क्वांटिटी आपको एसआई यूनिट में देंगे, एक क्वांटिटी जो है वो सीजीएस या फिर दूसरे किसी यूनिट में देंगे और आपको कैलकुलेशन करना होता है। तो ये जो कन्वर्जन रहता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इस कन्वर्जन से रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके तो ये कन्वर्जन जो रहता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। गिवन डेटा के केस में आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए कि जैसे अगर रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर और आपको एरिया निकालना है, तो एरिया जब मैं अभी एरिया ऑफ मान लो कि स्फीयर लेना है तो 4 पाई आर स्क्वायर जब करूंगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो इस 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके तो ये बेसिकली बनता है 4 पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4, तो आंसर आता है 16 पाई इंटू 10⁻⁻4। ओके इस तरीके से आपको कन्वर्जन जो है वो आना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टू फाइंड के केस में, उससे पहले जो गिवन डेटा रहता है उसके केस में। अभी ये जो टू फाइंड रहता है उसमें भी कभी कभार वो डायरेक्टली बोलेंगे कि फाइंड वर्क डन, ओके फाइंड ये चीज, फाइंड वो चीज, लेकिन कभी कभार क्या करते हैं वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देते हैं। इसको भी थोड़ा सा समझ के लेते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि वर्क डन का एक एग्जांपल लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन, कि मान लो कि एक स्लाइडिंग आपका इंक्लाइंड ऐसे सरफेस है और इस पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका नीचे स्लाइड हो रहा है। ओके बढ़िया सर, और इसमें आपको म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी कुछ दिया है 0.5 वगैरह दे, इसका मास वगैरह भी दिया है। ओके अभी इसमें क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, ये नीचे आ रहा है बराबर, तो इसका एक्सिलरेशन हो रहा है, एक्सिलरेशन हो रहा है तो फोर्स है, फोर्स है तो वर्क डन है। तो अभी क्वेश्चन में क्या क्या होगा, एक तो रहेगा फोर्स वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पूछेंगे बराबर, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन पूछ सकते हैं बराबर, और क्या पूछ सकते हैं, वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्सेस या फिर नेट वर्क डन पूछ सकते हैं। मतलब इसी में टू फाइंड में क्या क्या होगा उस तरीके से सारी चीजें बदलने वाली है। ओके वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी हो सकता है, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन हो सकता है, या फिर नेट वर्क डन हो सकता है। तो हमको टू फाइंड क्या करना है ये भी समझ के लेना बहुत जरूरत है। वर्डिंग में हल्का सा चेंज रहता है इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभार वो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स भी पूछते हैं। ओके तो अगर फ्रिक्शन की बात करूंगा कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, उन्होंने म्यू दिया है 0.5, अगर म्यू दिया है तो हमारे माइंड में कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है कि सर इसमें कुछ तो फ्रिक्शन यूज करना है, इसका मास है मान लो कि 5 kg वगैरह है, और हमको निकालना है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, तो हमारे माइंड में क्या आता है, अरे ग्रेविटी तो नीचे है, ग्रेविटी तो कांटेक्ट फोर्स नहीं रहता, ऊपर आपका नॉर्मल रहेगा और मान लो कि इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स है। तो जब नेट कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे तो भाई ये न्यू हमने जो नॉर्मल फोर्स लिया है ये भी आपका कांटेक्ट फोर्स है। तो नेट कांटेक्ट फोर्स जो है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस नॉर्मल फोर्स, इनका आपको इस तरीके से वेक्टर एडिशन लेना है। तो ये आपका रहता है नेट कांटेक्ट फोर्स। तो टू फाइंड क्या करना है वो भी समझ के लेना बहुत 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 जरूरी रहता है। ओके आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला। अभी सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला जो रहता है यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे अटक जाते हैं। सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला में कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई हमारे पास सैकड़ों फॉर्मूले हैं, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो एक सिंपल मेथड रहती है, आपको जो टू फाइंड करना है ना उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। ओके कि मान लो कि एक एंगुलर वेलोसिटी निकालने को बोला है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो हमको इस ओमेगा से रिलेटेड सारे फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। मतलब क्या, ये एंगुलर वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला रहता है थीटा बाय टी, बढ़िया। ओके फिर वेलोसिटी के साथ रिलेशन रहता है v बाय आर, ग्रेट। ओके फिर टाइम पीरियड के साथ रिलेशन रहता है
टू पाई बाय कैपिटल टी फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिलेशन रहता है सर, टू पाई एन। ओके, अगर मैं अल्फा की बात करूंगा तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी रहता है, तो यहां पर भी ओमेगा है। इस ओमेगा को हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी यूज करते हैं, बराबर। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो टी प्लस वन हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या फिर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। और भी बहुत जगह पर यूज करते हैं। एंगुलर मोमेंटम की बात करूंगा एल, तो उसका भी फॉर्मूला रहता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। मतलब सिर्फ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की बात करूंगा तो इतने सारे फॉर्मूले बनते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो भाई हमको ये सारे फॉर्मूले मालूम होने बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि आपका फाइनल पेपर जो है वो सारे सिलेबस को इकट्ठा बना के दिया होगा। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ सर्कुलर मोशन वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, रोटेशनल वाला भी यूज करना पड़ सकता है, काइनेमेटिक वाला भी यूज करना पड़ सकता है, और भी अलग अलग तरीके के फॉर्मूले यूज करने पड़ सकते हैं। ओके, तो हमको उस क्वांटिटी से रिलेटेड, उस सिचुएशन से रिलेटेड सारे फॉर्मूले मालूम होने जरूरी होते हैं। कि जैसे ओमेगा के केस में, एंगुलर वेलोसिटी के केस में एक बहुत ही एक कॉमन और एक बढ़िया क्वेश्चन रहता है कि हमको कंपैरिजन पूछते हैं किसी क्लॉक के मिनट हैंड, आवर हैंड, या फिर उसके सेकेंड हैंड के टाइम पीरियड के साथ, या फिर उसके एंगुलर वेलोसिटी के साथ। ओके, तो मिनट हैंड, आवर हैंड, या फिर आपका सेकेंड हैंड जो रहता है उसके टाइम पीरियड की वैल्यू हमको मालूम होती है, लेकिन वो गिवन नहीं देंगे। यहां पर जैसे बोला कुछ गिवन कुछ इनडायरेक्ट। ओके, तो गिवन में कुछ इनडायरेक्ट चीजें भी रहती है, कि जैसे अगर वो मिनट हैंड बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई उसका टाइम पीरियड जो है वो कितना रहेगा, 1 घंटा रहेगा, 60 मिनट रहेंगे, या फिर 3600 सेकेंड्स रहेंगे। ये टाइम पीरियड गिवन है, तो मतलब मुझे ये तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है। किसी सिचुएशन में, जैसे अभी पिछले वाले सिचुएशन में उन्होंने दिया था कि स्पीड ऑफ 120 आरपीएम, तो हमने क्या बोला, वो 120 क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो भाई फ्रीक्वेंसी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, आपके गिवन क्वांटिटी से रिलेटेड या फिर उस सिचुएशन से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको मालूम होने बहुत जरूरी है। तो ये तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले रहेंगे तो बढ़िया है, लेकिन कभी कभार वो क्या करते हैं, आपको इनडायरेक्टली भी फॉर्मूले यूज करने को बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आपको मल्टीपल फॉर्मूले यूज करने होते हैं। कि मतलब क्या, फिर से बोलता हूं कि मान लो कि बेसिक एक फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, बराबर। सिंपल फॉर्मूला है सर। अभी क्वेश्चन बनाना है तो क्या करूंगा, एक्सीलरेशन गिवन दूंगा, ओके, मास गिवन दूंगा और फोर्स फाइंड आउट करने को बोलूंगा। लेकिन मैं डायरेक्टली एक्सीलरेशन नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा, काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको एक्सीलरेशन देने की कोशिश करूंगा। क्या रहते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन, अभी जैसे ओमेगा के टर्म्स में लिखे वैसे ही लीनियर के टर्म्स में रहेगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, बराबर, s इज इक्वल्स टू ut प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर, देन रहेगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। मतलब मैं फोर्स निकालने को आपको बोलूंगा, लेकिन मास गिवन दूंगा, लेकिन एक्सेलरेशन डायरेक्टली नहीं दूंगा। मान लो कि इस सिचुएशन का इस्तेमाल करके मैं आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दूं, सॉरी फाइनल वेलोसिटी दे दूं, इनिशियल वेलोसिटी दे दूं एंड टाइम दे दूं, तो उसका इस्तेमाल करके पहले मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर उस एक्सेलरेशन को यहां पर पुट करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सिमिलरली इसको ही एक स्टेप आगे लेकर जाऊंगा तो वर्क डन का फॉर्मूला रहता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो इसमें फोर्स रहता है, डिस्प्लेसमेंट रहता है। अगर डायरेक्टली दे दिया तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, लेकिन अभी मैं सोचूंगा एज ए टीचर इसको और मजेदार कैसे बनाए, तो मैं सोचूंगा इस फोर्स को कहां कहां पर यूज करते हैं, तो फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन में यूज करते हैं। तो इसी सिचुएशन में मैं आपको वर्क डन निकालने को भी बोल सकता हूं। ये फोर्स और कहां कहां पर कनेक्टेड रहता है सर, ये फोर्स तो प्रेशर से भी कनेक्टेड रहता है, बराबर। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया है, सो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया भी रहता है। तो मैं आपको प्रेशर दे सकता हूं, एरिया दूंगा, डिस्प्लेसमेंट दूंगा और वर्क डन निकालने को बोलूंगा।
तो आप ढूंढते रह जाओगे कि आपको डायरेक्टली वर्क डन का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं मिलेगा। वैसे थर्मोडायनामिक्स में एक रहता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, लेकिन मैकेनिक्स में डायरेक्टली प्रेशर से रिलेटेड फॉर्मूला हम देते नहीं है। तो हमको इस तरीके से ये सारे फ्यूजन जो है ये समझ में आने चाहिए कि भाई किस तरीके से कहां पर कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, और ये प्रैक्टिस से इजीली आपको आ जाएगा। डोंट वरी बच्चा लोग। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला में आपको सिर्फ फॉर्मूले लिखने नहीं है। बहुत बार हमने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाते हैं और उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। बच्चा लोग, हमको लर्न करना नहीं है, हमको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि लर्न होना चाहिए। देखो फर्क देखो, समझ के लो भाई। लर्न करने की कोशिश हम डे वन से, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से टेबल को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टेबल अब तक लर्न हुए नहीं हुए। हमको 17 का टेबल नहीं आता, 19 का नहीं आता, 21 का नहीं आता, 23 का नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने उसको लर्न करने की कोशिश की। तो रट्टा मत मारो, लर्न करने की कोशिश मत करो, प्रैक्टिस इतना करो कि लर्न हो जाए। ओके, फोर्सफुली लर्न नहीं करना है, प्रैक्टिस इतनी, मतलब इन फॉर्मूले को इतनी बार यूज करना है, इतनी बार, सैकड़ों बार, हजारों बार यूज करना है कि जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली ये सारे फॉर्मूले लर्न हो जाए। तो फॉर्मूले लर्न करना नहीं है, फोर्सफुली लर्न होने चाहिए। ओके, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल रहता है बच्चा लोग, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, उसके बाद का जो पार्ट हो गया। ओके, ये मतलब क्या है ये समझ के लो थोड़ा सा। ये जो पार्ट है ये है डॉक्टर का काम। ओके, और ये जो काम है ये मेडिकल वाले का काम है। ओके, ध्यान से समझ के लो। हाँ, कि भाई देखो कि सिचुएशन मैंने जैसे बोला था स्टार्टिंग में कि पेशेंट डॉक्टर बराबर, तो ये पेशेंट आया आपके पास, सिचुएशन बोल रहा है कि मुझे ये हुआ है, तो आपको क्या करना है एज ए डॉक्टर, आपको उसको ट्रीट करना है, डायग्नोस करना है। तो आपने उसमें से गिवन डेटा, उससे क्वेश्चनिंग करके, उसको समझ के, अंडरस्टैंड करके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे गिवन डेटा को लिख दिया। ओके, टू फाइंड क्या करना है वो भी समझ के लिया, सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज कर लिया। ओके, फिर सैकड़ों फॉर्मूले में से प्रॉपर एक या फिर 2-3 जो भी फॉर्मूले लगने वाले हैं वो सारे हमने इकट्ठा किए। उसके बाद की स्टेप क्या है? हाँ, कन्वर्जन भी, वो सारी चीजें कर ली। उसके बाद की प्रोसीजर क्या रहती है? उसके बाद आपको सिर्फ उस प्रॉपर फॉर्मूले में गिवन डेटा पुट करना है एंड कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर लेकर आना। बच्चा लोग, मैं बोल रहा हूं ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है। मेडिकल वाले के पास प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाने के बाद उस वहां पर भी हजारों सारे मेडिसिन रहते हैं, तो उसमें से एक वही जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसको लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हजारों मेडिसिन में से प्रॉपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देना, ये बड़ी बात है। समझ के लो भाई, कैलकुलेशन का पार्ट जो रहता है वो इस पार्ट के कंपैरिजन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो रहते हैं वो इसी के लिए रहते हैं। आपको विजुअलाइज कितना हुआ, आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे तरीके से समझ में आई, जो भी आपने थ्योरी सीखी है उसको आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो, ये सारी चीजें चेक करने के लिए ही फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स रहते हैं। उसमें जो कैलकुलेशन का पार्ट रहता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है।